वानी तो सेकंड प्रिंस के साथ ही फ्लर्ट करने लगती है, जिससे वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो चोरी छुपे ये सब चीजें देख रही थी और उसकी नफरत वानी के लिए और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। वहीं वानी गुस्से से अब सेकंड प्रिंस को वहां से भगा देती है, जिससे सेकंड प्रिंस को तो काफी गुस्सा आने लग जाता है। वहीं सेकंड प्रिंस जब वापस अपने काम के लिए आता है तो उसकी पर्सनल गार्ड उसे एक इन्फॉर्मेशन देती है कि वांग उसे चूना लगा रही है और उसकी गैर हाजिरी में वो क्राउन प्रिंस से भी मिली थी, जिससे सेकंड प्रिंस को तो काफी गुस्सा आता है और वो वांग से यही सवाल पूछने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। और वांग तो जब ये सुनती है तो सीधे सीधे साफ मुकर जाती है और वो अपनी ही बातों में उसे गोल घुमाने लगती है। लेकिन सेकंड प्रिंस अब वांग की गोलमोल बातों में नहीं आ रहा था और उसे समझ में आ गया था कि ये चिकनी चमेली उसे चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऊपर से जो बच्चा उसका है ही नहीं, बेमतलब में वो उसी के सर मर रही है, जिससे वांग को भी समझ में आ जाता है कि अब उसकी पोल खुलने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए वो अब कैसे भी करके वानी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, वानी तो अपना बोरिया भी से समेट के अपनी नौकरानी के साथ 9 तक 11 हो रही थी, लेकिन सेकंड प्रिंस उसे अपने महल से वापस नहीं जाने देता है और उसे कहता है कि जब तक मेरा डिवोर्स नहीं होगा तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती हो, जिससे वानी को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं, वांग वानी से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वानी को उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपना चुपचाप से काम ही कर रही थी। तभी वांग वानी के सामने एक शर्त रखती है कि तुम सेकंड प्रिंस की लाइफ से चली जाओ, उसे डिवोर्स दे दो तो मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी और ना ही तुम मेरे रास्ते में आओ। वानी को भी वांग का ये प्रपोजल काफी पसंद आता है क्योंकि उसे भी सेकंड प्रिंस में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। वहीं हम दूसरी तरफ महल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जनरल महाराज से मिलने के लिए गया था। वहीं महाराज को जब अपने सिपाहियों की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जनरल को जल्द से जल्द सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर वानी भी आ जाती है, क्योंकि उसे तो पहले ही महाराज ने एक पोजीशन दे रखी थी और वो इसी चीज का सोल्यूशन लेकर आई थी। और फिर क्या था, महाराज जैसे ही उसकी सारी चीजें और बाकी की जैकेट और भी बहुत सारी ठंड से बचने के आइटम थे जो कि मॉडर्न जमाने के थे, जिसके बारे में तो आजकल किसी को पता नहीं था। महाराज जैसे ही वो सारी चीजों को देखते काफी ज्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि जनरल को भी वो सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और सीमा पर जो भी सिपाही थे उनकी हालत ठंड की वजह से खराब हो रही थी और महाराज की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था। वहीं जनरल भी इन सब चीजों के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं वानी तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि अब वो जो चाहती वो उसे मिल ही जाएगा। वहीं महाराज तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए, तो वानी भी अपने खून का हिस्सा खोलते हुए सीधे कहती है कि उसे सेकंड प्रिंस से डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर तो महाराज और जनरल दोनों को ही एक साथ होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रॉयल पैलेस में शादी करने के लिए हर किसी लड़की का सपना था और यहाँ इस बंदी को ही पकी पकाई खीर नहीं चाहिए थी। वही जनरल ये सुनकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वानी को पसंद करने लगा था और वो वानी को गिफ्ट के तौर पर पके हुए कटहल देता है, क्योंकि उसे पता चला था कि वानी को वो चीज काफी ज्यादा पसंद है। और फिर क्या था, वानी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जनरल का सोबिनेट तो अपने जनरल की ये हरकत देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि आखिर उन्हें इस लड़की में क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि पहली बार जनरल किसी लड़की को इम्प्रेस कर रहा था। वहीं वानी को जनरल के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आती है कि कैसे वो वॉर में हमेशा हट हो जाता है और उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। ये याद आते ही वो जल्दी से जनरल को अपनी बनाई हुई राइफल गिफ्ट कर देती है, जो कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था। लेकिन जनरल को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे यूज करते हैं। उसके बाद क्या था, वानी उसे यूज करना सिखाती है और बताते हैं कि एक ही शॉट में इंसान ढेर हो जाएगा। ये सुनकर तो जनरल काफी ज्यादा खुश होता है कि वानी उसके बारे में सोचती है। वही वानी अपना गिफ्ट लेकर तो 9 तो 11 हो जाती है। वही जनरल का सोबिनेट बेचारा अभी भी सदमे था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जनरल भी वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर जनरल वानी के डैड से मिलने आया था ताकि वो उसे पूछ सके कि आखिरकार उन्होंने वानी की शादी सेकंड प्रिंस से कैसे करा दी, क्योंकि उसे जहाँ तक पता चला था कि सेकंड प्रिंस पहले वानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटी और भद्दी दिखती थी और वो उसे काफी ज्यादा हट भी करता था, क्योंकि उसे सिर्फ वांग के साथ शादी करनी थी। लेकिन उसके डैड की वजह से उसे वानी के साथ भी शादी करनी पड़ी थी। वानी के डैड जनरल को बताते हैं कि वानी खुद सेकंड प्रिंस के साथ शादी करना चाहती थी और उसने उसे बताया भी था कि सेकंड प्रिंस ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे शादी करेगा, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो उसने साफ साफ मुकर गया और उसने कहा कि वो वानी को जानता ही नहीं है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन वानी की यही एक ख्वाहिश थी और वो बस यही कह रही थी कि उसे सिर्फ सेकंड प्रिंस से ही शादी करना है, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। इसीलिए मैंने सेकंड प्रिंस से शर्त रखी कि अगर उसे वांग के साथ शादी करनी है तो उसे वानी के साथ भी शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने उसके साथ शादी कर ली, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा, क्योंकि अब तो वानी के डैड को भी पता चल गया था कि सेकंड प्रिंस वानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता है। वहीं हम दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस को देखते हैं, जो वकी वानी से मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वानी उससे डिवोर्स की तैयारी कर रही है और वो महाराज से भी मिलने गई थी। इसीलिए वो उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वानी तो उसी को धमकाने लगती है और फिर क्या उन दोनों में तू मैं हो जाती है और अब सेकंड प्रिंस तो वानी को ही हर्ट करने लगता है और वानी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन
लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी कि तभी सेकंड प्रिंस को पता चलता है कि महल से शाही फरमान आया हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोगों को बाहर आना पड़ता है। और शाही फरमान में महाराज ने वानी का डिवोर्स क्लियर कर दिया था। ये सुनने के बाद तो सेकंड प्रिंस को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वानी तो काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो जल्दी से उस शाही फरमान को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे सेकंड प्रिंस को तो काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो वानी के साथ बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं चाहता था। लेकिन वानी तो उसका हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है, जिससे सेकंड प्रिंस को काफी ज्यादा दुख होता है और वो महाराज के महल के बाहर घुटनों के बल बैठ जाता है ताकि महाराज वो शाही फरमान वापस ले ले। लेकिन शायद अब महाराज किसी भी मूड में नहीं थे, इसीलिए वो अपने बंदे को बोलकर उसे जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि वो जो फैसला ले चुके थे अब वो वापस नहीं ले सकते थे। वहीं हम दूसरी तरफ वानी को देखते हैं, जो डिवोर्स मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो जनरल से मिलने के लिए पहुंच जाती है और वो उसे बताती है कि फाइनली उसने डिवोर्स ले लिया। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर सेकंड प्रिंस तो पूरा देवदास मोड में जा चुका था। वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था, जैसे मानो उसकी दुनिया ही लुट गई हो। वहीं वो वानी और जनरल को भी एक साथ देखता है कि भाई यहाँ पर उसके डिवोर्स को एक दिन भी नहीं हुआ था और वो पूरा देवदास मोड में घूम रहा था, और वहाँ उसकी वाइफ उसे छोड़कर जनरल के पास पहुंच गई थी और उसे भाव तक नहीं दे रही थी, जिससे सेकंड प्रिंस तो वानी का हाथ ही पकड़ लेता है और उसे आंखों ही आंखों में इशारा कर रहा था कि वो उसके पास वापस आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जनरल जब ये देखता है तो वो भी वानी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ जैसे कंपटीशन कर रहे हैं वानी को अपनी साइड खींचने का। वही वानी अब चिल्लाते हुए कहती है, दोनों छोड़ो मेरा हाथ, और वो अपने हाथ को पकड़ते हुए कहते तुम लोग जालिम हो एक नंबर के, और वहाँ से जाने लगती है जनरल के साथ, क्योंकि अब उसे इस महल से वापस भी तो जाना था। वहीं हम देखते हैं कि वानी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहाँ से जा रही थी कि तभी वहाँ पर वांग आ जाती है उसे टोंट मारने के लिए। और जब वो वानी के साथ जनरल को देखती है तो वो उसे कहती है कि इस लड़की से दूरी रहो, वैसे भी ये डिवोर्स ही है और आपको पता है अगर आप इसके साथ रहोगे तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। जिससे जनरल तो उस पर ही टोंट मारते हुए कहता है कि तुम मेरी रेपुटेशन की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। जिससे वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मुंह बना लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जा रही थी। वही वानी के डैड जब वानी को देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि उनकी बेटी पूरी तरह से बदल गई है, जो कि पहले इतनी बेवकूफ और नासमझ थी और अब इतनी समझदार और पहले की जरान बिल्कुल भी नहीं थी। वो काफी ज्यादा खुश थे और वानी को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं, जिससे वांग तो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसकी सबसे बड़ी बला अब टल चुकी है और उसको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही अपने राज खुलने का डर था, जो कि उसने वानी के साथ धोखा किया था और सेकंड प्रिंस के साथ धोखे से शादी कर ली थी। इसीलिए तो सेकंड प्रिंस को सच्चाई पता चलने के बाद भी कि उसका चक्कर क्राउन प्रिंस के साथ चल रहा था, उसने उसे माफ कर दिया था, ये सोचकर कि उसने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए वो अपनी चमची के साथ प्लानिंग करके क्राउन प्रिंस के पास चली जाती है, जहाँ पर वो पूरा देवदास बनकर बैठा हुआ था और पूरे महीने की शराब एक दिन में पी लिया था। और वहीं वांग फिर से सेकंड प्रिंस को चुना लगाने के लिए आई थी, लेकिन सेकंड प्रिंस को तो वांग की जगह वानी नजर आ रही थी। लेकिन जैसे वो पता चलता है कि ये वांग है वानी नहीं, वो उसे गुस्से से धक्का मार के चला जाता है, जिससे वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वापस से क्राउन प्रिंस के पास पहुंच जाती है, जो खुद भी उसी की तरह एक नंबर का मतलबी था और उसे वांग और उसके बच्चे से कोई लेना देना नहीं था, जबकि वो बच्चा उसी का था। वहीं दूसरी तरफ महल में महाराज सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बांट रहे थे सिटी को लेकर कि कैसे उनको क्या जिम्मेदारी संभालनी है, जबकि क्राउन प्रिंस तो हमेशा से ही राजा बनने के लिए मरा जा रहा था। वही जनरल को भी वापस से सिटी के बाहर जाना था और कई सारे घुसपैठियों को भी पकड़ना था, जो कि महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और कल ही कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था जो महल में डाका डालने के लिए तैयार थे। और फिर क्या था, जनरल को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। वहीं सेकंड प्रिंस को भी राज दरबार में काम करने के लिए कहा जाता है, जो कि उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है कि तभी वहाँ पर वानी आ जाती है, जिसे पहले ही यहाँ पर महाराज ने इन्वाइट कर दिया था और वो उसे अपना आगे का प्लान बताने के लिए कहती है। तो वानी उन्हें वही राइफल दिखाती है जो उसने बनाई थी और फिर उसके फायदे के बारे में बताने लगती है, जिससे क्राउन प्रिंस को तो काफी गुस्सा आने लगता है कि यहाँ पर ये लड़की उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी और महाराज उससे ज्यादा उस पर भरोसा कर रहे थे, जिससे वो अपनी टांग अड़ाने लगता है और वो उसकी गन की काफी ज्यादा बुराई करने लगता है और कहता है कि ये किसी काम की चीज नहीं है, बेमतलब में तुम हमारा टाइम बर्बाद मत करो और महाराज को भड़काना बंद करो मेरे खिलाफ, क्योंकि तुम्हारा ये गैजेट किसी काम का नहीं है। उसके बाद क्या था, वानी एक नमूना दे देती है एक गन चलाकर। उसके बाद क्या था, सभी लोगों के होश उड़ गए थे और क्राउन प्रिंस उसकी तो हवाइयां उड़ी हुई थी और वो भी अभी भी सदमे में था कि उसके साथ अभी क्या हो गया है। वही महाराज को वानी की गन और उसका आइडिया बेहद पसंद आता है और वो एक बार फिर से वानी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वही सेकंड प्रिंस तो वानी को ही देख रहा था कि
कि उसकी एक्स वाइफ कितनी ज्यादा औसम है। वही महाराज बानी और जनरल को एक साथ काम करने के लिए कहते हैं एक ही प्लान पर। उसके बाद क्या था, जनरल तो काफी ज्यादा खुश था, आखिरकार वो बानी को इतना पसंद करता था। लेकिन ये बात सेकंड प्रिंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वही क्राउन प्रिंस को काफी ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि महाराज उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं बानी अब नई तरह की गन बनाना चाहती थी और उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी सेकंड प्रिंस उसे मिल जाता है हमेशा की तरह उसका रास्ता रोकने के लिए, जिसे वो पूरी तरह से फुल इग्नोर करके वापस से अपने काम में जुट जाती है और जल्द ही नई मशीन गन का मॉडल भी तैयार कर लेती है और वो अब जनरल को दिखाने के लिए लेकर जाने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी को उसकी खुशियां रास नहीं आती, इसीलिए उसका रास्ते में कोई किडनैप कर लेता है और अपने साथ जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, जिससे उसके हाथ की छड़ी वहीं गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल बानी का कब से इंतजार कर रहे थे कि वानी अभी तक आई क्यों नहीं, कि तभी वहाँ पर सेकंड प्रिंस भी आ जाता है अपनी नाक बीच में घुसाने के लिए, कि तभी वानी की नौकरानी आकर बताती है कि वानी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है और मुझे लगता है कि मालकिन खतरे में है, जिससे जनरल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ बानी को देखते हैं जिसे एक अंधेरी कॉल कोठरी में बांध के रखा गया था और बानी सोच रही थी कि यहाँ पर उसे लाने वाला कौन है, क्राउन प्रिंस या सेकंड प्रिंस या फिर महाराज या फिर जनरल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन है जो उसे यहाँ उठाकर ले आया। कि तभी वो देखती है कि यहाँ पर उसकी प्यारी बहन वांग खड़ी है, जिसका ये कारनामा है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये बंदी कितनी बड़ी कमीनी है। एक तो उसने उसके साथ डील की थी कि वो उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वहीं वांग कहती है कि तुमने जो मॉडल बनाया है वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिसके बाद वानी को समझ में आ जाता है कि एक कमीनी औरत उसकी मेहनत की कमाई खाना चाहती है और वो उसे देने से मना कर देती है, जिससे वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है अगर मरना नहीं चाहती हो तो चुपचाप से मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं बानी के दिमाग में भी कुछ खुराफाती आता है, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है और देने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे उसे वो खोल देते हैं और फिर बानी उसे एक बॉक्स देती है और कहती है इसी के अंदर वो मैप है। और फिर क्या, वो जैसे इस बॉक्स को खोलते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि बानी ने जल्द ही ये एक नया बम बनाया था और फिर वो मौके पे चौका मारते हुए वहाँ से भाग निकलती है। कि तभी वहाँ पर बानी को बचाने के लिए जनरल और सेकंड प्रिंस भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था और वहीं बांग भी वहाँ से बाहर निकल जाती है, जिससे देखने के बाद सबको पता चल जाता है कि ये सारा केदरा बांग का ही है और सेकंड प्रिंस पे काफी गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बानी को नुकसान पहुंचाने की। वहीं बांग को अब समझ में आ गया था कि वो फंस चुकी है, इसीलिए वो अब सेकंड प्रिंस का पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है कि वो उसे माफ कर दे, उसने उसकी जान बचाई थी, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिससे अब सेकंड प्रिंस भी पिघलने लगता है क्योंकि यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो वांग को अब तक झेल रहा था। वहीं वानी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि एक नंबर की कमीनी औरत उसका क्रेडिट लेकर यहाँ पर मजे कर रही है। कि तभी जनरल का एक सोबिनेट एक बंदे को पकड़ के ले आता है और ये बंदा वही था जो कि हमें पहले दिखाया गया था, जिसके साथ वांग ने वानी के साथ जोड़ने की कोशिश की थी और अब सारी सच्चाई सबके सामने थी क्योंकि उसे मार पीट कर सारी सच्चाई उगलवा ली गई थी। उसके बाद क्या था, वांग पूरी तरह से फंस जाती है और वो सेकंड प्रिंस से माफी मांगने लगती है कि उसने जो भी किया उसके लिए वो उसे माफ कर दे, वो उसने उसकी जान बचाई थी और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। लेकिन सेकंड प्रिंस को पता था कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि ये तो क्राउन प्रिंस का है। कि तभी वहाँ पर बानी के डैड भी आ जाते हैं और वो पुराने टाइम की वो बात भी खोल देते हैं कि कैसे शादी से पहले उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि बानी थी, वांग नहीं। और फिर क्या था, ये सब कुछ पता चलने के बाद तो अब वांग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और सेकंड प्रिंस ने तो अब उससे पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया था और अब वांग पूरी तरह से अकेली रह गई थी क्योंकि उसके डैड भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहे थे क्योंकि उसके कारनामे ही ऐसे थे और उसने बानी को भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिससे उसके डैड उससे अपने सारे से नाते तोड़ लेते हैं, जिससे वांग अब पूरी तरह से अकेली रह गई थी। वहीं सेकंड प्रिंस तो अब पूरी तरह से देवदास ही बन चुका था क्योंकि अब उसे पता चला था कि जिसको वो अपनी सेवियर समझ रहा था असल में तो वो उसकी सेवियर थी ही नहीं और जिससे उसने नफरत की थी वो उसकी सेवियर थी और इसका गम उसे जीने नहीं दे रहा था। कि तभी उसकी पर्सनल गार्ड वहाँ पर आ जाती है, जिसे सेकंड प्रिंस ने बानी पर नजर रखने के लिए कहा था और उसे पता चलता है कि बानी अपने घर वापस अपने डैड के साथ जा चुकी है। तो सेकंड प्रिंस अपनी पर्सनल गार्ड से पूछता है वैसे लड़कियों को क्या क्या पसंद आता है, तो वो कुछ सोचते हुए बताती है उसे कि लड़कियों को कि कई सारे गिफ्ट और फ्लावर्स पसंद आते हैं। उसके बाद क्या था, सेकंड प्रिंस ढेर सारे फ्लावर्स लेकर बानी के पास पहुंच जाता है ताकि वो उससे एक सेकंड मौका मांग सके क्योंकि उसने जो गलतियां की थी वो सुधारी तो नहीं जा सकती थी, लेकिन अब वो बानी को कैसे भी करके मनाना चाहता था। लेकिन बानी उसे पूरी तरह से फुल इग्नोर करके अपने घर में चली जाती है। उसके बाद भी सेकंड प्रिंस वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेता है। वहीं हम बानी को देखते हैं जो अपने काम में लगी हुई थी और अपने सारे काम करी जा रही थी। बहुत टाइम बीत जाता है कि तभी उसकी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि सेकंड प्रिंस तो अभी भी दरवाजे पर कुंडली मार के बैठे हुए नाक की तरह, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कि हम तभी देखते हैं कि अब तो भाई जनरल भला कैसे पीछे रहता, वो भी यहाँ पर आ चुका था और
सेकंड प्रिंस अपने अंकल को देखकर उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो बोलता है मैं तो बानी से मिलने के लिए आया था। और फिर उन दोनों में ही बातचीत शुरू हो जाती है, जिससे आज पहली बार सेकंड प्रिंस को ये रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा गलत था और उसने बानी के साथ इतना गलत किया था कि तभी वहाँ पर बानी भी आ जाती है, जो पूरी तरह से सेकंड प्रिंस को इग्नोर करती है क्योंकि उसे उससे कोई भी लेना देना नहीं था और वो सेकंड प्रिंस की तरफ देखती भी नहीं है, जिससे सेकंड प्रिंस को काफी ज्यादा दुख होता है कि तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बानी को वहाँ पर मारने आया था और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी सेकंड प्रिंस बीच में आ जाता है और तीर उसको लग जाती है, जिससे बानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वही सेकंड प्रिंस की हालत खराब होने लगी थी। वहीं हम दूसरी तरफ जनरल को देखते हैं जो कि उस घुसपैठिए को पकड़ चुका था और उसे काफी अच्छी तरह से मार पीटने के बाद जनरल को पता चल जाता है कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है। उसके बाद था क्राउन प्रिंस की मुंडी पकड़ने के बाद वो महाराज के पास पेश करता है और फिर क्या था, क्राउन प्रिंस तो अपनी गलती मानने को अभी भी तैयार नहीं था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वही महाराज भी क्राउन प्रिंस से काफी गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से अब सेकंड प्रिंस की जान खतरे में थी और उसने बानी के ऊपर भी अटैक करवाया था, जिसकी वजह से वो उसे काल कोठरी में डालने का हुक्म दे देते हैं। जिसके बाद तो क्राउन प्रिंस अब महाराज को ही मारकर रास्ते से हटाने की सोच रहा था, लेकिन वो उन्हें मार पाता कि तभी जनरल उसका काम तमाम कर देते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ बानी को देखते हैं जो सेकंड प्रिंस के लिए काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी जो ये हालत थी वो भी उसी की वजह से हुई थी कि तभी जनरल बानी के पास आ जाता है और उसे समझाता है कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। वही बानी सेकंड प्रिंस से मिलने के लिए आती है जो अभी भी बेहोश था और बानी को सेकंड प्रिंस के लिए काफी बुरा लगता है और उसे ये भी पता था कि सेकंड प्रिंस बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। वहीं हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वानी जनरल के साथ एक प्लान पर डिस्कस कर रही थी और उन दोनों में काफी अच्छी बनने भी लगी थी। वही जनरल बानी से शादी के बारे में पूछता है तो बानी से बताती है कि उसे अब शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने अकेले के लिए काफी है, जिसे जनरल का तो दिल टूट जाता है। वही हम कुछ दूरी पर देखते हैं जहाँ पर सेकंड प्रिंस उन दोनों को ही देख रहा था, जिससे इतना साफ था कि बानी ना तो सेकंड प्रिंस के पास गई और ना ही उसने जनरल के साथ शादी की क्योंकि वो अब खुद की जिंदगी खुद की शर्तों पे जीना चाहती थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स।